और अब ईरान, भारत और अमेरिका की बात। ईरान की चाबहार परियोजना को लेकर भारत के समझौते से अमेरिका परेशान है। तो ईरान और भारत के बीच इस दोस्ती या इस डील से अमेरिका परेशान क्यों है? उसने भारत को एक तरह से ये चेतावनी दी है, कहा है कि ईरान के साथ काम करने वालों को ये समझ लेना चाहिए कि ईरान पर अमेरिका के प्रतिबंध जारी हैं। इशारा यह है कि इसकी जद में ईरान के साथ काम करने वाले भी आ सकते हैं। हालांकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को सख्त जवाब दिया है। उनका कहना है कि अमेरिका अपनी सोच बड़ी करे, क्योंकि इस योजना से अब पूरे इस क्षेत्र को फायदा होगा। ये भी याद दिलाया है कि अमेरिका खुद कभी इस बंदरगाह को महत्वपूर्ण मानता रहा है। We believe will benefit the entire region. So I did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. So if you look at even US's own attitude to Chabahar in the past, the US has been appreciative of the fact that Chabahar has a larger relevance. So we will work at it. आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो पूरी डील है वो क्या है। भारत और ईरान के बीच ये समझौता जो हुआ है उसके तहत क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो चाबहार ईरान का एक बंदरगाह है जिसे विकसित किया जा रहा है, और इसके लिए भारत ने ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया है। इस समझौते के तहत भारत ईरान को $250 मिलियन का कर्ज देगा। ये कर्ज ओमान की खाड़ी में बन रहे इस बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के लिए होगा। वैसे इस बंदरगाह को लेकर भारत ईरान के साथ पहले भी काम करता रहा है, लेकिन इस चाबहार बंदरगाह की अहमियत क्या है? क्या इस बंदरगाह में इस पूरे जो भू राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता है? दरअसल ये बंदरगाह 7200 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क तैयार करता है। भारत से मध्य एशिया तक के लिए व्यापार के कई रास्ते खोल सकता है। भारत पाकिस्तान गए बिना सीधे अफगानिस्तान पहुंच सकता है। इस रास्ते से ईरान और अजरबैजान होते हुए रूस तक जाया जा सकता है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट का भी जवाब है, और ये ग्वादर पोर्ट चीन की मदद से तैयार किया जा रहा है। ग्वादर और चाबहार के बीच जो दूरी है वो सिर्फ 100 किलोमीटर की है। तो एक तरह से ये बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय कारोबार में एक बिल्कुल नया समीकरण बना सकता है। अमेरिका के इस समीकरण से नाराज होने की वजह क्या है? कुछ वजह जो सामने आती हैं वो ये है कि मध्य पूर्व एशिया में अमेरिकी कूटनीति के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त ईरान है। ईरान पर अमेरिका ने पहले लगातार प्रतिबंध लगाए हैं। ईरान के एटमी परीक्षण के बाद इन पाबंदियों को और बढ़ा दिया गया। इजराइल हमास जंग के मौजूदा दौर में ईरान भारत की करीबी भी अमेरिका को उलझाने वाली है। तो ये मामला बस एक बंदरगाह का नहीं है, एशिया के इस हिस्से में वैश्विक कूटनीति का है। एक ऐसा क्षेत्र जहां पर सबसे ज्यादा कारोबारी हलचल है। चीन और अमेरिका के ताजा टकराव में अमेरिकी हितों के लिए भारत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन भारत के ईरान से भी बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत के सामने चुनौती है ये संतुलन बनाए रखने की। तो ये एक बड़ी चुनौती भारत के साथ इस वक्त है सामने मौजूद। लेकिन इसमें जो हम आपके बड़े सवाल इससे उठ रहे हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे हमारे साथ मौजूद मेहमानों से, जिसमें कमर आगा हैं और प्रोफेसर हर्ष पंत हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस समझौते के बाद अमेरिका में काम कर रही भारतीय कंपनियों की मुश्किल बढ़ेगी? क्या चाबहार समझौते के बाद मध्य पूर्व में भारत की पकड़ बढ़ेगी? क्या चाबहार बंदरगाह चीन पाकिस्तान के लिए एक तरह का जवाब है? क्या अमेरिका फिलहाल भारत को नाराज करने की जुर्रत करेगा? और भारत को अमेरिका की कितनी परवाह करनी चाहिए? ये कुछ बड़े सवाल जो हैं वो खड़े होते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस समय गृहमंत्री अमित शाह कहां हैं और क्या कह रहे हैं।
शुरुआत से देश के करोड़ों लोगों की विश्वास का सवाल था, आस्था का सवाल था और करोड़ों लोगों की श्रद्धा का सवाल था। पर जब सिर्फ आपके नहीं, जब भी बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो कैंपेन्स होते हैं तो नारे तो लगते हैं, जो राम मंदिर लेके आया हम उन्हें लेके आएंगे। देखिए, वो नारे जनता लगा रही है ज्यादातर। आप इन्हें देखा होगा, मंच पर से नहीं लगते, नहीं, जनता में से लगते हैं। तो जनता के नारे कोई पॉलिटिकल पार्टी लीडर या तो आप भी नहीं तय कर सकती, वो तो जनता ही लगाएगी। देश में डेमोक्रेसी है ना, इसलिए। परंतु मुद्दा तब बना इस इलेक्शन में राम मंदिर का कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, सभी राजनीतिक दलों को निमंत्रण भेजा गया। पूरे इंडिया अलायंस ने, एक घमंडिया गठबंधन ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का बहिष्कार किया। और मेरा स्पष्ट आरोप है, जिसका जवाब उन लोग देते नहीं, कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक के डर से वहां जाना मुनासिब नहीं समझा। उनके पार्टी के कुछ लोग आपके पार्टी में आए थे क्योंकि वो मंदिर गए थे और उन्हें निकाल दिया गया, निष्कासित किया गया, या फिर उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन के नोटिस दिए गए। वो हमारी पार्टी में आए हैं। मगर मेरा एक ही मुद्दा है कि ईद के दिन आपको मुस्लिम भाइयों के साथ ईद मनाने में कोई झिझक नहीं है। आप मुस्लिम नहीं हो तो भी, मगर हिंदू होते हुए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाते हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगी। किस तरह की पॉलिटिक्स है? आप अपनी खुद की आइडेंटिटी के साथ छल कर रहे हैं। अमित शाह जी, कई एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि जब पहले 2 राउंड या तीसरे राउंड तक नैरेटिव जो था वो मच्छी, मटन, मुस्लिम, मंगलसूत्र पे था और अब जाके महिला पर है, कि 2024 की जो इलेक्शन की जो चाबी है वो महिला वोटर के पास है। देखिए, सारे नैरेटिव आप लोग बनाते हैं, आप लोग तोड़ते हैं, आप लोग गढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का एजेंडा बहुत स्पष्ट है। 10 साल में मोदी जी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में देश के चहुमुखी विकास के लिए हमने बहुत काम किए हैं। 10 साल में देश सुरक्षित हुआ है, 10 साल में देश समृद्ध हुआ है और 10 साल में ढेर सारी जिद्दी टाइप की समस्याओं से देश को निजात मिली है। और यही हमारे इलेक्शन का एजेंडा है कि भारत का गौरव पूरी दुनिया में बढ़ा है और वो मोदी जी के एफर्ट्स के कारण, उनकी क्षमता के कारण, उनकी संवेदनशीलता के कारण और एजेंडा को नीचे तक पहुंचाने के इनके स्वभाव के कारण हुआ है। पर ये सिर्फ नैरेटिव की बात नहीं है, जो फर्स्ट 2-3 राउंड्स की बात है, वहां पर महिला वोटर्स जो हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महिला वोटर्स जो हैं वो अपने पुरुष वोटर्स के संख्या में ज्यादा आए हैं और फिर जो पहले जो करते थे, जो पुरुष फैमिली के किसी सदस्य ने कह दिया कि यहाँ वोट डालना है, उस हिसाब से नहीं कर रहे, उनका अपना मन है। नहीं तो अगर ऐसा है तो अच्छी ही बात है। देश की माताओं बहनों ने अपनी इच्छा के अनुसार वोट देना ही चाहिए। क्या आपकी कोई ऐसे पॉलिसीज हैं कि लाभार्थी जो है वो महिलाएं हैं, इसलिए? लाभार्थी छोड़िए ना स्मिता जी, आज तो आप मुझे बैठकर सवाल कर रही हैं, कल हो सकता है आप संसद में बैठकर सरकार को सवाल पूछे या विपक्ष को सवाल पूछे, क्योंकि 33% रिजर्वेशन इतने सालों से और किसी ने नहीं किया। नई पार्लियामेंट आई तो मोदी जी ने सबसे पहला बिल लाना कौन सा उचित समझा, तो 33% आरक्षण विधानसभाओं में और लोकसभा में लाना मोदी जी ने उचित, इतना बड़ा अधिकार। तो अमित शाह ये इंटरव्यू दे रहे हैं एनआई को और तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। जो हम बात कर रहे थे ईरान, अमेरिका और भारत की, हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष पंत और कमर आगा साहब। तो हर्ष, पहला सवाल ये समझने की जरूरत है कि अमेरिकी चेतावनी का इस वक्त क्या मतलब है? भारत और ईरान के बीच जो ये डील या समझौता हुआ और ये 2016 से चल रहा है, उसी का एक तरह से एक्सपेंशन है, तो इस समय जो ये अमेरिकी चेतावनी है, क्या इसका असर भारतीय कंपनियों पर भी होगा? वो कंपनी जो ईरान में काम करेगी, क्या वो इसके दायरे में आएगी? और अमेरिकी नाराजगी वो कैसे देखना चाहिए इस वक्त? अमेरिका और ईरान के जो संबंध है वो काफी दशकों से बड़े टर्बुलेंट रहे हैं, तो इसमें कोई
मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत आश्चर्य की बात है कि अमेरिका की जो जिस तरह से अमेरिका ईरान को डील करता रहा है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं रही है। और खासकर अभी के समय में अगर आप देखें किस तरह से ओबामा JCPOA लाए थे, जो एक अग्रीमेंट था जिससे कि न्यूक्लियर वेपन्स का खात्मा ईरान में हो, इसकी तरफ एक कोशिश थी, और किस तरह से ट्रंप उससे बाहर निकल गए। तो वो सारा जो ढांचा था वो ढह गया, और उसके बाद कोई सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, कोई रीजनल आर्किटेक्चर अमेरिका वहां खड़ा नहीं कर पाया। और ईरान का जो मुद्दा है, अमेरिकन जो पॉलिटिक्स है उसमें बाई पार्टिजन कंसेंसस रखता है कि वहां पर एक एंटेगोनिज्म जो है ईरान की तरफ, वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसमें जो ये अमेरिका ने जो वार्निंग दी है, ये अमेरिकन लॉज के हिसाब से अमेरिका ने हमेशा से सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं उन कंपनीज के ऊपर जो इस तरह की डीलिंग्स ईरान के साथ करते हैं। और इसमें हमने देखा कि पहले भी जब ऑयल सैंक्शंस भी लगे थे तब इंडियन कंपनीज ने ऑयल लेना बंद कर दिया था, ईरान से कम कर दिया था। तो ईरान का जो रोल था हमारे ऑयल मैट्रिक्स में वो कम हो गया था। तो उसी तरह से मुझे लगता है जो कंपनियां हैं जो ईरान में यहाँ पर डील करना चाहेंगी, उनके लिए ये एक सोचने वाली बात होगी कि वो कैसे आगे बढ़ेंगी। और भारत को मुझे लगता है जैसा पहले हुआ है, भारत ने इफेक्टिव डिप्लोमेसी के द्वारा पहले भी इस सैंक्शंस रेजिम से अपने आप को अलग कर लिया था। तो एग्जेम्पशंस मिले थे पहले भी भारत को। मुझे लगता है भारत अगर काम करेगा उस तरफ तो और एग्जेम्पशंस की संभावना भी बनी रहती है। जिस तरह से अमेरिका और भारत के संबंध आगे बढ़ रहे हैं उसमें क्या अमेरिका भारत को नाराज करना चाहेगा, अपनी सारी हिंद तो प्रशांत की जो ये रणनीति एक है उसको सवाल खराब करना इससे चाहेगा, ये आगे जी जी ये इससे एक अगला सवाल उभरता है कि क्या अमेरिका के लिए भारत अहम है। भारत, अमेरिका और चीन के जो मतलब एक हमेशा नया विवाद और नई उनके रिश्ते उलझते रहते हैं, तो उसमें इंडिया की अपनी इंपॉर्टेंस है। तो अभी जो ये चेतावनी आई है एक तरह से कि आप समझ लें प्रतिबंध ईरान के ऊपर है, यानी कि कहना कि अगर वहां पर आप ये डील करते हैं, समझौता करते हैं, तो उन कंपनियों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। ये देखने वाली बात है कि क्या कंसेशन मिल सकता है डिप्लोमेसी के तहत भारत को। लेकिन वही कि क्या इस समय अमेरिका ये करना चाहेगा भारत के साथ, कितनी इंपॉर्टेंस भारत की है अमेरिका के लिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंस तो इस समय बहुत बहुत ज्यादा है और बनी हुई है। और इसी का नतीजा हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से जितने भी परेशानियां आई हैं, चाहे वो यूक्रेन का क्राइसिस हो, चाहे उसके बाद हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस का भी इशू चल रहा बीच में, दोनों के बीच में, उसके उसके बावजूद ये समस्या, भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो एक दूसरे के साथ अच्छे ही बने रहे। और अमेरिका ने भारत को एक प्रायोरिटी जो दी है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वो आगे बनी रही है। तो मुझे लगता है कि जी ऐसी संभावना बनी हुई है कि दोनों देश आपस में कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ऐसा क्रिएट कर पाएंगे जिसके तहत एग्जेम्पशन या कुछ कंसेशन भारत को दिया जा सके। ठीक है, तो एक ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन कमर आगा साहब जाने से पहले आपके छोटा सा सवाल कि चाबहार समझौता जो है उससे भारत के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, भारत की पकड़ इस क्षेत्र में इससे कैसे मजबूत होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इसके कई कारण हैं। पहली बात तो ये है कि ये एक ऐसा समझौता है जो भारत को कनेक्ट करता है पूरे सेंट्रल एशिया से। फिर उसके बाद अज़रबैजान और आर्मीनिया, अफगानिस्तान और उसके अलावा फिर रशिया तक मामला जाता है। आपकी रिपोर्ट में था कि 72,000 किलोमीटर कवर करता है। सैंक्शंस के मतलब ये होते हैं इन सभी देशों का लॉस, अकेला भारत का नहीं होगा। और इन्हीं सबको देखते हुए अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को सैंक्शंस में नहीं रखा था, सैंक्शंस लिस्ट से ये बाहर रहा है अभी तक। अब उन्हीं ने बात की कि इस पर सैंक्शन लग सकता है। लगने का मतलब ये है कि पूरे सेंट्रल एशिया के जो देश हैं उनको भी काफी इससे क्षति पहुंचेगी, ये सोचने की बात है। और दूसरी बात ये कि भारत को बाई पार्टीजन सपोर्ट अभी तक अमेरिका से हासिल है, तो हो सकता है बातचीत से मसलों का हल निकल सकता है। दूसरी बात ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका कारण ये है कि इतने देश, जो सारे ये देश हैं सेंट्रल एशिया में, 5 रिपब्लिक्स हैं, फिर कॉकेशस में आप जाइए तो आ जाते हैं कई रिपब्लिक्स हैं वहाँ पे, आर्मीनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया।
तो हम बात कर रहे हैं भारत ईरान के बीच हुए डील की, जिसे चाबहार बंदरगाह का विकास किया जा रहा है। कमर आगा साहब, ये मामला क्या सिर्फ एक बंदरगाह का है? एशिया के इस हिस्से में किस तरह से जो पूरी कूटनीति या जियोपॉलिटिक्स है वो इससे बदलती है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, खासतौर से सेंट्रल एशिया का। ईरान, सेंट्रल एशिया, रशिया और कॉकेशस रीजन जुड़ा हुआ है इसी से। चाबहार जो है ये गेटवे है हमारा सेंट्रल एशिया और रशिया या कॉकेशस रीजन में जाने के लिए। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल एशिया का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे बड़े भंडार तेल, गैस, गोल्ड, आयरन, कॉपर, यूरेनियम, ये सब पाए जाते हैं। ये वो पदार्थ है, मिनरल्स हैं जिनकी भारत को बहुत जरूरत है, इंडस्ट्री को यहाँ की। फिर ईरान में भी यही सब है, काफी गैस है, ऑयल है, यूरेनियम हमको वहाँ पे है। और हमारा जी। बहुत पड़ोसी देश है। ये रीजन से हमारे हजारों साल पुराने रिश्ते हैं। इस्लाम आने से पहले से इस क्षेत्र से बुद्धिज्म यहीं से वहाँ पे गई थी और फिर वहां से चाइना पहुंची। तो ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे क्षेत्र लैंडलॉक्ड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है समुंदर वहाँ का। तो वो लोगों का एक ही रूट है भारत तक पहुंचने का, साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए, वो भारत होता है। पाकिस्तान ने हमारा रास्ता रोक रखा है, ब्लॉक कर रखा है, जी हमारी जी। कनेक्टिविटी नहीं है। तो इससे यही एक माध्यम। जी, इससे जब पाकिस्तान को एक तरह से बाईपास करके आगे का ट्रेड भी और अफगानिस्तान पहुंचने का भी रास्ता बनता है हर्ष, तो इससे भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और किस तरह का फायदा या क्या हलचल आप इस एरिया में देखते हैं इसके विकास के बाद, और क्या इसे ग्वादर का जवाब माना जाए या इस तरह देखा जा रहा है? देखिए, भारत के सामने बहुत बड़ी चुनौती जो रही है वो ये रही है कि जहाँ चीन ने अपना जो फुटप्रिंट है वो बढ़ाया है पूरे हिंद प्रशांत एरिया में, खासकर इंडियन ओशन रीजन में अगर आप देखें तो वो 17 से ज्यादा पोर्ट मैनेज करता है अभी। भारत को उस स्केल पर जाने के लिए जिस तरह के प्लेटफॉर्म्स चाहिए वो चाबहार भारत को दे सकता है। तो चाबहार, इसीलिए भारत हमेशा से इंटरेस्टेड रहा है चाबहार में। और भारत ने अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद ईरान के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाया है, क्योंकि चाबहार, जिसका कि अभी जिक्र हो रहा था, कनेक्टिविटी तो देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ एक आपको प्रेजेंस, आपकी पावर प्रोजेक्शन एबिलिटी आपको दे पाता है इंडियन ओशन में, जो अभी भारत के पास नहीं है। तो वो जो एक तरह से रिस्पॉन्स जो आप कह रही हैं कि वो BRI और ग्वादर का रिस्पॉन्स है, तो वो रिस्पॉन्स जरूर है, लेकिन वो रिस्पॉन्स तब बनेगा जबकि पूरा ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, पूरा उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी हम पैसा देने की बात कह रहे हैं ईरान को, अगर उससे वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बिल्ड हो जाता है कनेक्टिविटी का, उसके बाद कौन कौन से देश उससे जुड़ते हैं और कैसे वो एक फाइनेंशियली वायबल हब बनता है, तो उसमें भी काफी दूरियां हैं। लेकिन ये जरूर है कि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया है 10 साल का एग्रीमेंट साइन करके कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के तहत ही भारत चल रहा है, ये कोई एड हॉक रिस्पॉन्स नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भारत और ईरान के साथ जो रिश्ते हैं और अफगानिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं उन सबको और ज़्यादा विकसित करेगा ये, और सोची समझी एक रणनीति के तहत भारत ये यहाँ पर काम कर रहा है। कमर आगा और हर्ष पंत, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।